नमस्कार साथियों। मैं हूं देव सिंह, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। और मैं आज लेके आया हूं आप सबके लिए राजनीतिक अवधारणाओं का अंतिम बिंदु, विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके अर्थ को समझना होगा। डेवलपमेंट के दो तरीके के अर्थ हैं, एक संकुचित अर्थ और दूसरा व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ के अंदर विकास का विकास को केवल आर्थिक विकास के अर्थ में लिया जाता है और समाज के आधुनिकीकरण के अर्थ में लिया जाता है। यानी संकुचित अर्थ के अंदर आर्थिक विकास की दर, इसमें वृद्धि और आधुनिकीकरण विकास कहलाता है। इसी क्रम में अगर हम देखें व्यापक अर्थ में, तो व्यापक अर्थ का सीधा सीधा सरोकार होता है मानव जीवन को बेहतर बनाना। इसके लिए हम उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर मानव जीवन, इन संबंधों को भी काम में ले सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि जो विश्व बैंक है उसके अनुसार विकास क्या है। तो विश्व बैंक के अनुसार विकास है स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सभी मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध करवाना विकास कहलाता है। इसी कड़ी में आगे हम देखेंगे विकास को एक प्रक्रिया के रूप में। तो जब तक हम विकास को एक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं तो ये एक बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है और इसके बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, उच्च विकास दर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना आर्थिक विकास के अंदर शामिल किया जाता है। इसी कड़ी में अगर हम देखें सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास का अर्थ है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उन सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करवाना और साथ ही जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई, ये सभी मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको आम जन तक पहुंचाना सामाजिक विकास कहलाता है। इसी कड़ी में अगर हम देखें राजनीतिक विकास, तो राजनीतिक विकास के अंतर्गत आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, लोकतंत्र, संवैधानिक विकास, जन सहभागिता में वृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व और क्रमबद्ध परिवर्तन राजनीतिक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे विकास की धारणा का उदय। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि विकास की धारणा का उदय या आरंभ कब हुआ। तो विकास की धारणा का उदय या आरंभ होता है 18वीं व 19वीं शताब्दी में, लेकिन इस धारणा का विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में होता है। उत्तरार्ध का अर्थ है दूसरे विश्व युद्ध के बाद में होता है। और विकास की धारणा का उदय जो नवोदित राष्ट्र थे उस समय, जो देश स्वतंत्र हुए थे, मुख्य रूप से एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश, जो पहले किन्हीं दूसरे देशों के गुलाम थे, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ये अवधारणा विकसित हुई। इन देशों को या तो कहा जाता है अल्प विकसित देश या कहा जाता है विकासशील देश। ऐसे ही फ्रांस के एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इन देशों को तृतीय विश्व नाम से संबोधित किया है। तो तृतीय विश्व नाम है वो सबसे पहले देने वाले हैं अल्फ्रेड शोवी। यानी इस प्रकार ये जो देश हैं ये किसी न किसी समय उपनिवेश का शिकार रहे, जिस कारण से ये पिछड़ गए। और इनके पिछड़ने के बाद जब ये स्वतंत्र हुए तो इनके सामने दो चुनौतियां थी। एक, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरा जो नवोदित स्वतंत्रता है, नवजात स्वतंत्रता, उसको कायम रखना। तो इसलिए इन्होंने विकास का जो मुद्दा है या फिर विकास की अवधारणा है उसको अपनाया। इस हेतु, विकास हेतु इन राष्ट्रों ने औद्योगिकरण, कृषि तकनीकों का उपयोग, शिक्षा का आधुनिकीकरण और शिक्षा का विस्तार, इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तीव्र आर्थिक उन्नति के लक्ष्य निर्धारित किए। यानी ये आधार बनाए औद्योगिकरण, कृषि तकनीकों का उपयोग, शिक्षा का आधुनिकीकरण और प्रसार, ये सभी आधार बनाकर तीव्र उन्नति के लिए, तीव्र आर्थिक उन्नति के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। और इनका जो प्रमुख ध्यान था वो आर्थिक उन्नति था और समाज का आधुनिकीकरण था। तो याद रखिए, जैसे हमने पहले चर्चा करी थी,
विकास का अर्थ, उसमें ये संकुचित अर्थ को दर्शाता है, आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास। अब इन लक्ष्यों को इन्होंने अपना तो लिया, लेकिन इसके लिए इनको विकसित देशों पर निर्भर होना पड़ा। उनसे आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता की इनको आवश्यकता पड़ी। अब साथ ही इनके सामने एक बड़ी समस्या थी कि ये विकास के कौन से मॉडल को अपनाएं। अगर ये पूंजीवादी राज्यों से सहायता लेते हैं आर्थिक और तकनीकी, तब तो इनके सामने विकल्प खुलता है कि ये पूंजीवादी जो मॉडल है उसको अपनाएं। अगर ये साम्यवादी देशों से सहायता लेते तो इनके सामने विकल्प था कि ये साम्यवादी मॉडल अपनाएं। तो ये किस देश से सहायता प्राप्त करें और किस देश के जैसा मॉडल या कौन सी व्यवस्था का मॉडल अपनाएं। तो आइए हम देखते हैं अब विकास के मॉडल। तो विकास के विश्व में 3 प्रमुख प्रचलित मॉडल हैं, उसके अतिरिक्त भी 3 और मॉडल हैं, लेकिन जो प्रमुख मॉडल हैं उनमें सबसे पहले है उदारवादी लोकतंत्रीय मॉडल, यानी इसको हम पूंजीवादी मॉडल भी कह सकते हैं। इस मॉडल को पश्चिमी यूरोपीय देशों में अपनाया गया था और ये आर्थिक विकास को या आर्थिक समृद्धि को ही विकास का आधार मानते थे। पूंजीवादी राज्यों के अंतर्गत मान्यता है कि आर्थिक विकास ही संपूर्ण विकास का आधार है। इसलिए इन देशों ने या इस मॉडल में विकासशील देशों में मुक्त व्यापार, खुली अर्थव्यवस्था अपनाने के हेतु उनको प्रेरित किया। साथ ही इन्होंने निजीकरण, वैश्वीकरण इन पर बल दिया। पूंजीवादी मॉडल का सबसे बड़ा गुण होता है कि इसमें व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी इस मॉडल में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। और साथ ही हम इसी को उदारवादी भी कहते हैं, व्यक्तिवादी भी कहते हैं और पूंजीवादी मॉडल भी कहते हैं। और सन 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उससे पूर्व यूगोस्लाविया का विघटन हो गया, तो इनके विघटन के बाद में आज के समय लगभग सभी देशों ने इस मॉडल को अपनाया हुआ है। और इस मॉडल के अंदर जो माप ली जाती है, विकास की माप है, उनके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी को काम में लिया जाता है। इसके आगे है दूसरा मॉडल, साम्यवादी मॉडल। ये साम्यवादी देशों में अपनाया गया था और साम्यवादी देशों का अगुवाई करने वाला लीडर था यूएसएसआर, उसके अतिरिक्त क्यूबा और 1991 से पहले का जो पूर्वी यूरोप है, इन देशों में साम्यवादी मॉडल को अपनाया गया था। इस मॉडल के अंतर्गत औद्योगिक विकास और वृद्धि का पक्ष लिया जाता है, यानी औद्योगिक विकास को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन सभी संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व, केंद्रीकृत योजनाएं और औद्योगिकरण की तीव्र रफ्तार और भारी उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और साथ ही इन संसाधनों का वितरण भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वितरण को उचित रूप से या हम कहें सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत शामिल करते हैं। लेकिन अब 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, तो लगभग ये मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया। अब एक और साम्यवादी बड़ा देश बचता है, चीन। और चीन ने अभी भी साम्यवाद की लाइन पकड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने साम्यवाद को मार्केट साम्यवाद या बाजार साम्यवाद के रूप में परिवर्तित कर लिया है। और बाकी जो अन्य साम्यवादी देश हैं वो या तो पूंजीवादी मॉडल अपना चुके हैं, और अगर उन्होंने पूंजीवादी मॉडल नहीं अपनाया है तो वो आर्थिक विकास के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में साम्यवादी मॉडल पूर्णतः बिखर चुका है या फेल हो चुका है। इसके आगे भारतीय देन यानी मिश्रित मॉडल। इस मॉडल को या तो कहेंगे भारतीय मॉडल और या कहेंगे नेहरू मॉडल, और अधिकांश तृतीय विश्व के देशों ने अपनाया, इसलिए इसको तीसरी दुनिया का मॉडल भी कहा जाता है। और इस मॉडल का जो प्रमुख बिंदु है या प्रमुख गुण है वो ये है कि इसमें पूंजीवादी लक्ष्यों को भी सम्मिलित किया जाता है और साम्यवादी लक्ष्यों को भी, यानी इसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का सामंजस्य स्थापित किया गया। और जो भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने 1950 से लेकर 1960 के अंदर इस मॉडल को अपनाया था। इस मॉडल में कुछ लक्षण साम्यवादी हैं और कुछ लक्षण उदारवादी या पूंजीवादी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साम्यवादी लक्षण। तो साम्यवादी लक्षण के अंतर्गत केंद्रीकृत योजनाएं, औद्योगिकरण,
सरकारी नियंत्रण वाली वितरण प्रणाली। ये 3 बिंदु इसके महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर हम बात करें केंद्रीकृत योजनाएं, तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। इसी क्रम में अगर हम बात करें पूंजीवादी मॉडल के अंतर्गत, तो पूंजीवादी मॉडल के अंतर्गत सबसे पहला है निजी उद्योगों की स्थापना, पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना, उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस या अनुमति देना। और इसी मॉडल के हिसाब से भारत में निजी भागीदारी को बढ़ाया गया। लेकिन भारतीय मॉडल में ये दोनों गुण सम्मिलित हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि निजी भागीदारी के साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं को भी अपनाया गया, यानी पूंजीवाद के साथ साथ साम्यवादी गुणों को भी अपनाया गया। और वर्तमान की अगर हम बात करें, तो वर्तमान का जो दौर चल रहा है, इसको हम उदारीकरण भी कह सकते हैं या वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। तो इसी प्रभाव के अंतर्गत भारत में भी एक नई आर्थिक नीति लागू हुई है, जिसके अंतर्गत केंद्रीयकृत प्रणाली के साथ साथ बहुत से उद्योग, जिनको पहले सरकारी उद्योग माना जाता था, या हम कह सकते हैं कि सरकार के नियंत्रण वाले उद्योग माना जाता था, उनमें लाइसेंस प्रक्रिया में कुछ छूट दी गई है। और उन्हीं के आधार पर, जैसे हम बात करें उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, कर प्रणाली में सुधार। अभी 2017 1 जुलाई से भी कर प्रणाली में भारी सुधार किया गया, जिसको हम जीएसटी एक्ट कह रहे हैं। श्रम कानूनों में सुधार, निजीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश, विदेशी निवेश जिसको हम एफडीआई कहते हैं, इसकी सीमा पहले 49% रखी थी, अब 74% करने का विचार चल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 1991 के बाद में भारत में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें नई आर्थिक नीति लागू कर दी गई। इसके आगे है कल्याणकारी राज्य का मॉडल। तो कल्याणकारी राज्य क्या होता है, पहले ये विचार करेंगे। तो कल्याणकारी वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों में जो बेरोजगार हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, अक्षम हैं, उनको आर्थिक सहायता देता है और आर्थिक सहायता के द्वारा उनकी मदद करता है, ताकि उनका जीवन सुगम बना रहे, अच्छे से चल सके। सबसे पहले इंग्लैंड में कल्याणकारी मॉडल पर काम हुआ और कल्याणकारी मॉडल की अनुशंसा करी थी बेवरेज रिपोर्ट के अंतर्गत। बेवरेज रिपोर्ट क्या थी, देखिए इसमें 5 महान बुराइयां बताई गई है, जिनमें सबसे पहले है अभाव, अज्ञानता, रोग, गरीबी, बेरोजगारी। यानी ये 5 बुराइयां बताई गई है और बेवरेज रिपोर्ट की अनुशंसा ये थी कि इन 5 बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य को अधिकतम प्रयास करने चाहिए, ताकि राज्य का स्वरूप भी कल्याणकारी बने और साथ ही राज्य तीव्र गति से विकास करे। इसके आगे है एक और भारतीय देन, महान भारतीय देन कह सकते हैं इसको, गांधीवादी मॉडल। लेकिन इस महान भारतीय देन के पीछे एक दुख की बात यह है कि इस मॉडल पर अभी तक कहीं भी कार्य नहीं हो पाया है। इस मॉडल को हम कहते हैं गांधीवादी मॉडल। गांधीवादी मॉडल के अंतर्गत जो अनुशंसा करी है महात्मा गांधी ने, उनका मानना है कि जो भी अर्थव्यवस्था है वो एक तो कृषि आधारित हो, दूसरा श्रम आधारित और तीसरा कुटीर उद्योग आधारित। यानी जो अभी स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, लगभग उसी का रूप मान के चल सकते हैं आप, कि कुटीर उद्योगों पर ध्यान देना, श्रम शक्ति पर ध्यान देना और कृषि पर ध्यान देना, और इन्हीं को अर्थव्यवस्था का आधार बनाना महात्मा गांधी का विचार था। और महात्मा गांधी का मानना था कि भारी उद्योगों के कारण एक तो शहरी संस्कृति पनपती है और साथ ही उपभोक्ता संस्कृति पनपती है। तो इन दोनों ही संस्कृतियों का महात्मा गांधी ने विरोध किया और महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था वो न्यासीता का सिद्धांत था, जिसके अंतर्गत इस मॉडल को अपनाया जाना था। महात्मा गांधी का मानना था कि जो ये पश्चिमी सभ्यता है, जिसको हम उपभोक्तावादी संस्कृति कह सकते हैं, ये शैतानी संस्कृति है और गांधी जी चाहते थे कि उपभोक्तावादी संस्कृति के स्थान पर आवश्यकता अनुसार उपभोग पर ध्यान दिया जाए, यानी जिसको जितनी जरूरत हो वो उतना ही ग्रहण करे। इसके आगे हम देखेंगे विकास की कार्य नीतियों में बदलाव, कि हमने भी कुछ देर पहले चर्चा करी थी कि जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे
उन्होंने 1950 के बाद में विकास मॉडलों को अपनाना शुरू किया, और जैसे जैसे उन्होंने प्रगति करी तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन भी करे। उन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने धीरे धीरे हर बार अपनी कार्य नीतियों में परिवर्तन किया है। तो हम देखते हैं कि विकास के बारे में कि उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए। तो सबसे पहले तो कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसके कार्य नीतियों में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कार्य नीतियों में परिवर्तन करने का कारण है कि विकास निरंतर प्रगतिशील प्रक्रिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें 1950 के दशक की, यानी जब से विकास की अवधारणा शुरू हुई, या फिर ये माने अधिक तौर पे अपनाई गई 1950 से लेकर 1960, इसको हम कहेंगे 1950 का दशक। इसके अंदर जो प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे सभी राष्ट्रों के द्वारा, नवोदित राष्ट्रों के द्वारा, वो थे राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करना। लेकिन 20 साल जब इस पर काम हो चुका था तो सरकारों ने ये ऑब्जर्वेशन किया, ये पाया कि आर्थिक दर बढ़ रही है, विकास की दर बढ़ रही है, पूंजी बढ़ रही है, लेकिन इसका वितरण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है या सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसलिए 1970 के दशक में विकास का लाभ सबको मिले, इसके लिए पुनर्वितरण की मांग और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वाली कार्य नीति अपनाई गई। यानी पूंजी का सब में वितरण हो, अच्छे से वितरण हो, और सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाए। फिर 1980 के दशक में मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास पद्धति अपनाई गई, जिसके द्वारा विकास का आकलन किया जाने लगा। और वर्तमान में जो विकास की कार्य नीतियां चल रही है वो है साझेदारी से विकास। साझेदारी से विकास का अर्थ है पीपीपी मोड, हम कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकारी और निजी संस्थाओं का एक साथ मिलकर कार्य करना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की सरकारी कंपनी, राष्ट्र की प्राइवेट कंपनी और विदेश की या सरकारी या प्राइवेट, इन तीन तीन तरीके की कंपनियां एक साथ मिलकर कार्य कर रही है। तो हम इसको कह सकते हैं वर्तमान में जो विकास है वो साझेदारी से विकास है और सबकी भागीदारी है, इस नीति पर कार्यरत है। अब बात करेंगे कि 1950 के दशक में लगभग सभी अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देश जो नव स्वतंत्र थे उन्होंने विकास के अवधारणा को अपनाया, विकास के मॉडलों को अपनाया। इसलिए 1950 का दशक है उसको विकास दशक या विकास का दशक भी कहा जाता है, और इसका काल था 1950 से लेकर 1960। फिर जब हम बात करते हैं कि 1970 में पुनर्वितरण की मांग और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वाली नीति अपनाई गई, तो इसको, जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और संसाधनों का पुनर्वितरण सम्मिलित होता है, इस तरीके का जो विकास होता है इसको हम कहते हैं समावेशी विकास। यानी समाज में पुनर्वितरण के साथ साथ एक रूपता लाना, ये सम्मिलित है समावेशी विकास के अंतर्गत। इसके आगे हम बात करेंगे विकास मॉडल के दोष। देखिए हमने बात करी सबसे पहले कि जिन नवोदित राष्ट्रों ने विकास मॉडल अपनाया उसके अंतर्गत आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और आधुनिकीकरण पर जोर देना, यानी ये विकास के संकुचित अर्थ को दर्शाने वाली प्रक्रिया थी। यानी जो मॉडल अपनाया गया वो विकास का संकुचित अर्थ वाला था। इसका मतलब इनमें कोई न कोई कमियां होंगी या फिर इसके कोई न कोई विशेष नुकसान होंगे जो भविष्य में चलकर दिखाई देंगे। तो इनको हम कहते हैं विकास मॉडल के दोष। जैसे भारत में और अन्य विकासशील देशों ने विकास मॉडल अपनाए और उनकी आलोचनाएं की गई है क्योंकि इन देशों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़े। जैसे हम बात करें अत्यधिक वित्तीय भार एवं विदेशी कर्ज, यानी इन्होंने दूसरे देशों से, जो नवोदित राष्ट्र थे उन्होंने दूसरे देशों से आर्थिक सहयोग भी लिया और तकनीकी सहयोग भी लिया। तो आर्थिक सहयोग ज़्यादा लेने, अत्यधिक विकास के चक्कर के अंतर्गत इन्होंने देश पर कर्जा बढ़ा लिया, यानी विदेशी कर्ज बढ़ा लिया, और वित्तीय भार जो सरकारों का बजट था उनमें भी ज़्यादा ध्यान उद्योगों की तरफ दिया गया, यानी बाकी संसाधनों या बाकी मदों पर खर्चा कम किया गया। ऐसे अगर हम बात करें तो उद्योगों के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया गया, जिससे वर्तमान में बहुत सारे राष्ट्रों के अंतर्गत ऊर्जा संकट मंडराने लग गया है। इसी के आधार पर तीसरा बिंदु आता है जनसंख्या विस्थापन।
अगर हम एक उदाहरण लें कि कहीं पर बहुत बड़ा बांध बनाया जा रहा है बिजली उत्पादन के लिए, देखिए विकास के लिए हमने चुना है बिजली उत्पादन, और बिजली उत्पादन के लिए बनाना है बांध। तो उस बांध के क्षेत्र के अंतर्गत जितने व्यक्ति रहते हैं उनको जबरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, यानी जनसंख्या का विस्थापन किया जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव और पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि उद्योग धंधों के कारण जो भी विषैली जहरीली गैसें निकलती है, उन गैसों के द्वारा, उनसे निकलने वाले अपशिष्टों के द्वारा पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। ऐसे अगर हम बात करें कृषि और कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ज़्यादा बजट और ज़्यादा ध्यान उद्योगों की तरफ रहा, जिसके कारण जो छोटे उद्योग थे वो नष्ट हुए और कृषि क्षेत्र की बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई, जिससे किसान वर्ग और कृषि वर्ग है अत्यंत कमज़ोर पड़ गया। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं, अगली इसकी आलोचना है कि उद्योगों के कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिला, लोगों का पलायन हुआ रोजगार के चक्कर में और शहरीकरण को बढ़ावा मिला, इससे शहरों पर जनसंख्या भार ज़्यादा बढ़ गया। इसके आगे हम देखेंगे अल्प विकास के सिद्धांत, यानी विकास के चक्कर में विकास नहीं हो पाया, विकास के कारण हम ये कहें कि विकास की नीतियाँ अपनाई गई लेकिन विकास से ज़्यादा क्षति हुई है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं अल्प विकास हुआ है। और अल्प विकास के सिद्धांतों पर अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प विकास के सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो अल्प विकास के सिद्धांत की उत्पत्ति है उसके पीछे दो कारण थे। पहला, साम्यवाद के सैद्धांतिक विवाद, यानी साम्यवाद की जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत जो लोकतंत्रीय देश होता वो साम्यवादी प्रक्रियाओं को अपनाने में असफल हो जाता, यानी साम्यवादी व्यवस्था थी वो एक अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन उसको कोई भी लोकतंत्रीय देश जहाँ साम्यवाद नहीं है, हम कहें सामान्य देश जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पूर्ण साम्यवाद लागू कर पाना असंभव स्थिति बन जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ साम्यवाद का सैद्धांतिक विवाद था। और दूसरा, जो लैटिन अमेरिकी देश हैं जहाँ पर विकास के लिए ज़्यादा काम हुआ लेकिन विकास नहीं हो पाया, इसके बदले वहाँ क्षति ज़्यादा हुई, नुकसान ज़्यादा हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिकी देशों के विकास का प्रत्यक्ष अनुभव यानी वास्तविक अनुभव अल्प विकास के सिद्धांत को जन्म देता है। तो देखो, सबसे पहले अल्प विकास की बात किसने करी? तो अल्प विकास की बात सबसे पहले करी पॉल बेरन ने। इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल इकोनॉमी ग्रोथ। इसमें इन्होंने अल्प विकसित देशों में पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी विकास की संभावना हेतु निराशा व्यक्त करी, यानी इन्होंने माना कि पूंजीवादी विकास के अंतर्गत अल्प विकसित देशों का विकास नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लैटिन अमेरिकी विद्वान हैं जिन्होंने पूंजीवाद द्वारा विकास की संभावना को गलत माना है, यानी इसका खंडन किया है। अल्प विकास के सिद्धांत मुख्य रूप से केंद्र परिधि सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत और शहरी पूर्वाग्रह का सिद्धांत है। और जो केंद्र परिधि सिद्धांत और निर्भरता सिद्धांत हैं, ये एक ही सिद्धांत के दो रूप हैं, और जो शहरी पूर्वाग्रह का सिद्धांत है ये अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्प विकास के केवल दो सिद्धांत हैं, एक केंद्र परिधि सिद्धांत जिसको हम निर्भरता सिद्धांत भी कह सकते हैं, और दूसरा शहरी पूर्वाग्रह का सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्र परिधि सिद्धांत की। तो जो केंद्र परिधि सिद्धांत है वो दिया था लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग ने। इनके जो विद्वान हैं इन्होंने पूंजीवादी विकास के सिद्धांतों को अस्वीकार किया और संपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया, केंद्र परिधि सिद्धांत। इसमें इन्होंने माना कि उत्पादन और संपत्ति का ज़्यादा केंद्रण या संग्रहण केंद्र की तरफ है, और परिधि है उसके पास में इन दोनों की ही कमी है, उत्पादन की और संपत्ति की। इस कारण से जो परिधि है वहाँ पर गरीबी बढ़ गई है, निर्धनता बढ़ गई है। केंद्र में शक्तिशाली जो पूंजीवादी राज्य हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनको माना गया है, और जो परिधि है वहाँ पर जो नवोदित राष्ट्र थे लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई देश जो नव स्वतंत्र हुए थे, अल्प विकसित थे, उनको माना गया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परिधि है वो केंद्र पर निर्भर हो गई है, यानी परिधि का झुकाव केंद्र की तरफ हो गया है।
इसलिए इसको हम निर्भरता सिद्धांत भी कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं केंद्र परिधि सिद्धांत पर आंद्रे गुंडर फ्रैंक के विचार, एजी फ्रैंक के विचार। फ्रैंक की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। इसमें इन्होंने केंद्र परिधि सिद्धांत के आधार पर खुद का निर्भरता सिद्धांत प्रस्तुत किया। फ्रैंक का मानना है कि केंद्र और परिधि दोनों ही पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, दोनों छोर पर ही विकास की उत्पत्ति होती है। यानी फ्रैंक का मानना है कि केंद्र भी और परिधि भी दोनों ही पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और साथ ही दोनों ही जगह विकास उत्पन्न होता है, इन विकास की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो विकास के सही लाभ होते हैं वो केंद्र के द्वारा हड़प लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं किसी न किसी नीति के द्वारा, जिसके कारण जो परिधि है वो अल्प विकास की शिकार हो गई है, यानी परिधि पर विकास नहीं बचा है। तो केंद्र के विकास की प्रमुख शर्त है कि परिधि का अल्प विकास। यानी फ्रैंक का मानना है कि केंद्र का विकास तभी होगा जब परिधि का विकास न हो या परिधि का अल्प विकास हो। और इसी आधार पर जो लेकला हैं उन्होंने फ्रैंक के विचारों का अध्ययन किया और जो इन्होंने अल्प विकास का सिद्धांत दिया, निर्भरता सिद्धांत, उसकी आलोचना की। इसके आगे हम देखेंगे समीर अमीन के केंद्र परिधि सिद्धांत पर विचार। समीर अमीन इजिप्ट के मूल निवासी थे और फ्रांस में रहते थे, यानी इनको कह सकते हैं ये अफ्रीकी विद्वान थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल, ए क्रिटिक ऑफ द थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, और ये पुस्तक छपी थी 1974 में। अमीन का मानना है कि जब केंद्र और परिधि में विकास हेतु संघर्ष होता है तो संपूर्ण संरचना विकृत हो जाती है, विकार पैदा करती है, जिससे परिधि अपना विकास करने हेतु सक्षम नहीं रहती। यानी जब केंद्र और परिधि में, हम यह कहें पूंजीवादी और अल्प विकसित राष्ट्रों में, दोनों तरीके के राष्ट्रों में जब संघर्ष होता है तो पूरी व्यवस्था है वो विकृत हो जाती है, जिस कारण से जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं वो खुद के विकास हेतु सक्षम नहीं रहते। इस कारण से जो परिधि है वहाँ से अल्प विकसित राष्ट्रों से बहुत सारा अलग अलग तरीके का स्थानांतरण होता है केंद्र की तरफ, जिसको कहते हैं बहुमुखी स्थानांतरण। इसके कारण जो परिधि है उसका विकास रुक जाता है। यानी बहुमुखी स्थानांतरण को विकास रुकने का सबसे बड़ा कारण माना है समीर अमीन ने। इनके आगे हम बात करेंगे इमैनुअल वार्लस्टीन के विचार केंद्र परिधि सिद्धांत पर। इनकी पुस्तक है द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था। इसमें इन्होंने पूंजीवाद के विश्व व्यवस्था प्रतिमान का प्रवर्तन किया है या प्रतिपादन किया है। यानी विश्व व्यवस्था प्रतिमान जो पूंजीवाद पर आधारित हो उसका प्रतिपादन किया है इमैनुअल वार्लस्टीन ने। इन्होंने लेनिन का साम्राज्यवाद और लैटिन अमेरिकी निर्भरता सिद्धांत, इन दोनों के आधार पर विश्व व्यवस्था सिद्धांत को बताया है। वार्लस्टीन का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था संपूर्ण विश्व में फैली हुई है और ये संपूर्ण व्यवस्था की धुरी भी है। वार्लस्टीन का मानना है कि संपूर्ण व्यवस्था असमान है जो पद सोपानीय क्रम में व्यवस्थित है और इसके 3 क्रम हैं। सबसे नीचे परिधि, परिधि से ऊपर अर्ध परिधि और सबसे ऊपर केंद्र। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि जो केंद्र है वो अपनी तरफ विकास को खींचता है, संपत्ति को खींचता है, जिस कारण से परिधि और अर्ध परिधि कम विकसित होती है और केंद्र का विकास ज़्यादा होता है। और यहाँ वार्लस्टीन का मानना है कि ये तीनों ही भाग हैं या फिर ये व्यवस्था है, ये शोषण आधारित व्यवस्था पर टिके हुए हैं, संबद्ध हैं, जिसके कारण केंद्र अपनी ओर संपत्ति को खींच लेता है, अधिक संपन्न बन जाता है, और जो परिधि है वो संपत्ति खो देती है
जिस कारण से वो अधिक गरीब हो जाती है। तो यहाँ वाल्स्टीन के विचारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन्होंने विश्व व्यवस्था को पद सोपानी क्रम में व्यवस्थित किया है और इन्होंने परिधि, अर्ध परिधि और केंद्र 3 स्तर बताए हैं पद सोपानी क्रम के अंतर्गत। इसके आगे हम बात करेंगे निर्भरता सिद्धांत, जो केंद्र परिधि सिद्धांत का ही एक विशेष रूप है। यह सिद्धांत केंद्र परिधि सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार परिधि के देशों में केंद्र के देशों की भूमिका ज़्यादा बढ़ चुकी है। पूंजी का निवेश, ऋण देना, बाजार उपलब्ध करवाना, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी देना आदि के लिए जो परिधि के देश हैं वो केंद्र पर निर्भर हो गए, जिसके कारण परिधि में केंद्रीय अर्थव्यवस्थाओं का वर्चस्व स्थापित हो गया है। यानी वर्तमान जो व्यवस्था है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने दूसरे तरीके का उपनिवेशवाद, आर्थिक उपनिवेशवाद शुरू कर दिया है। परिधि की देशों की भेद्यता बढ़ गई है, जिसके कारण केंद्र के देश उनका अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं। और इस सिद्धांत को मानने वाले हैं शांतोष, संकेल, ये इनके प्रमुख विचारक हैं, जो ये मानते हैं कि पूंजीवादी राष्ट्रों की जो वर्चस्व है, स्थिति अच्छी हो गई है अल्प विकसित राष्ट्रों के अंदर। इसके आगे हम देखेंगे शहरी पूर्वाग्रह का सिद्धांत। ये मुख्य रूप से लगभग सभी देशों के अंतर्गत लागू होता है और हम अपने देश पर भी इसको देख सकते हैं। इसके प्रवर्तक हैं माइकल लिप्टन, या इनको लिप्टने या लिप्टन सबसे संबोधित कर सकते हैं। इन्होंने तीसरी दुनिया के लिए हुए असमान की व्याख्या अपने शहरी पूर्वाग्रह सिद्धांत के अंतर्गत करी है और इनका मानना है कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनके अंतर्गत जो शक्ति है, जो बजट है, जो पैसा है, वो सारा का सारा या तो शहरों के विकास पर खर्च किया जाता है या शहरों के उद्योगों पर खर्च किया जाता है। तो ज़्यादा पैसा वहाँ खर्च होने के कारण जो बहु आबादी है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र विकास से वंचित रह जाते हैं, उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और लिप्टन इसके लिए जो शहरी अभिजात वर्ग है उनको जवाबदार मानता है या प्रमुख कारण मानता है। लिप्टन के सिद्धांत की आलोचना तो की गई है और इनकी आलोचना सामाजिक आर्थिक संबंधों की जटिलता पर की गई है। इन लिप्टन की आलोचना के अंतर्गत ये तर्क दिया गया है कि जिस तरीके से इन्होंने समझाया है कि भाई ज़्यादा पैसा शहरों में खर्च हो गया, कम पैसा गाँव में खर्च हो गया, इतने आसान संबंध नहीं है सामाजिक आर्थिक संबंध। लेकिन फिर भी इनका सिद्धांत मूल रूप से अगर हम देखें तो लगभग सभी देशों पर लागू हुआ मिल जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं ब्रांट आयोग। विली ब्रांट की अध्यक्षता में बना था। इसके अध्यक्ष विली ब्रांट थे और वो जर्मनी के एक राजनीतिज्ञ भी थे और एक अच्छे विचारक भी थे। इन्होंने पूरी दुनिया को 2 गोलार्धों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में इनका मानना है कि विकसित देश सम्मिलित हैं और दक्षिणी गोलार्ध में विकासशील देश सम्मिलित हैं। हालांकि ये पूर्ण रूप से हम इस आयोग की रिपोर्ट को सत्य नहीं मान सकते। जैसे अगर हम दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दक्षिण अफ्रीका एक देश है जो बहुत ज़्यादा विकसित है, जबकि उन्होंने विकासशील में माना है। ऐसे हमें उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारे अपवाद मिलेंगे। तो ब्रांट आयोग की रिपोर्ट है, पूर्णतः सत्य तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो विभाजन किया है वो लगभग सत्य है। और विली ब्रांट हैं, इन्होंने विकास के लिए माना है कि विकास की कोई भी निश्चित या कहें सार्वभौमिक परिभाषा है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन इनका ये मानना था कि जो विश्व विकसित और अविकसित की श्रेणी में बटा हुआ है या विभाजन हो चुका है, इस विभाजन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए और सभी को एक साथ मिलकर संपूर्ण विश्व के विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके आगे हम देखेंगे विकास संबंधी विचार, जिनमें एक विचारक हैं जॉर्ज लोरेन और दूसरे विचारक हैं भारतीय अमर्त्य सेन। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉर्ज लोरेन के विचारों पर। जॉर्ज लोरेन के अनुसार विकास की अवधारणा पूंजीवाद के विकास क्रम के साथ साथ जुड़ी हुई है। पूंजीवादी विकास की अवधारणा को अपने विकास के साथ विशिष्ट एवं क्रमबद्ध श्रृंखला में जोड़े हुए हैं। यानी जैसे हम विकास की अवधारणाओं को विकसित क्रम में मानते हैं, इसका विकसित क्रम है वो पूंजीवाद के साथ साथ बढ़ा है, पनपा है और जुड़ा हुआ है।
लोरेन की पुस्तक है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने पूंजीवाद के कुछ रूप बताए हैं और पूंजीवाद का भी विकास इन्होंने समझा है। इसके लिए इन्होंने 3 चरण प्रस्तुत करे हैं। पहला इन्होंने चरण बताया है प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद, यानी बाजारू व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा वाला पूंजीवाद, और इसके लिए इन्होंने काल बताया है 1700 से लेकर 1860 तक। इसके बाद में इन्होंने बताया साम्राज्यवादी पूंजीवाद, ये था 1860 से लेकर 1945 तक। मुख्य रूप से इसको हम इंग्लैंड के आधार पर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में नव पूंजीवाद जो 1945 से लेकर 1980 तक चला। इसके आगे हम बात करेंगे अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन के विचारों को पढ़ें। उससे पहले अमर्त्य सेन एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिन्होंने विकास को स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया है। ये एक विशेष प्रश्न बनता है यहाँ पर, विकास को स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करने वाले विचारक हैं अमर्त्य सेन। देखिए, सबसे पहले अमर्त्य सेन की पुस्तक है आर्थिक विकास और स्वतंत्रता। इसको हम और के स्थान पर अगर इसको अंग्रेजी में पढ़ें, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, यानी आर्थिक विकास के रूप में स्वतंत्रता, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अंतर्गत इन्होंने माना है कि स्वतंत्रता है वो विकास का पहला लक्ष्य भी है और अंतिम लक्ष्य भी, यानी विकास का जो मूल लक्ष्य है वो स्वतंत्रता है। और अमर्त्य सेन का मानना है कि सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो विकास के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य घटक हैं। और इन स्वतंत्रताओं को श्री अमर्त्य सेन ने सहायक स्वतंत्रताएं नाम दिया है, और इनकी इन्होंने 5 श्रेणियां बताई। सहायक स्वतंत्रताओं की इन्होंने 5 श्रेणियां बताई है। उनमें सबसे पहली है राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरी उन्होंने बताई है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरी उन्होंने बताई है सामाजिक स्वतंत्रता, चौथी पारदर्शिता की गारंटी, यानी राजकीय कार्यों के पारदर्शिता हेतु, और पांचवा शरण्य सुरक्षा। इसी अर्थ में अगर हम इसको आगे लेके चलें तो अमर्त्य सेन ने अस्वतंत्रता के 5 कारण बताए हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसके लिए भी उन्होंने 5 या 6 कारण बताए हैं। देखिए, सबसे पहला ये मानते हैं गरीबी, तानाशाही, वंचित दशा, जन सुविधाओं की उपेक्षा, असहिष्णुता और राज्य का दमन चक्र, ये सभी अस्वतंत्रता के कारण हैं, यानी इनके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। इसके आगे हम देखेंगे विकास का अधिकार। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी महासभा ने 4 दिसंबर 1989 को विकास का अधिकार है उसको अपनाया था, अंगीकार किया था। और इसके घोषणा पत्र के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को विकास के लिए सही में भाग लेने, योगदान करने और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का आनंद लेने का अधिकार है। यानी मानव विकास में सभी मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं सम्मिलित है। अगर पूछा जाए प्रश्न विशेष रूप से कि मानव विकास में क्या क्या सम्मिलित हैं, तो सभी तरीके का मानव विकास, और या कहें सभी तरीके के अधिकार और सभी तरीके की स्वतंत्रताएं मानव विकास का अंग है। और मानव विकास की घोषणा हुई थी 4 दिसंबर 1989। इसके आगे हम देखेंगे विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट के लिए हम यहाँ देखेंगे कि विश्व विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक, IBRD। ये 1978 से लगातार विश्व विकास रिपोर्ट जारी कर रही है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी व्यापक सर्वेक्षण किया जाता है, और इस रिपोर्ट हेतु केंद्र बिंदु के रूप में हर साल के लिए अलग बिंदु चुना जाता है। इसका चुनाव करता है विश्व बैंक का अध्यक्ष। और इस वर्ष 2017 के लिए, 18 के लिए नहीं, 2017 के लिए विश्व विकास रिपोर्ट का बिंदु था शिक्षा। ये पहली बार था कि शिक्षा को विश्व विकास रिपोर्ट का बिंदु माना गया। इसका शीर्षक था लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस। लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस। इस रिपोर्ट में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ
उनका शारीरिक और मानसिक विकास, और इन दोनों पर, शारीरिक और मानसिक विकास पर, गरीबी और कुपोषण के प्रभाव की चर्चा करी गई। साथ ही बालिकाओं के स्कूल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण, नोट करिएगा इसको, बालिकाओं के स्कूल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण योग्य शौचालय की अनुपलब्धता को माना है। यानी विश्व विकास रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत जो बालिकाएं, खासतौर पर भारत जैसे देशों में हम बात करें तो बालिकाओं के स्कूल छोड़ने का सबसे प्रमुख कारण है शौचालय का अभाव। इसके बाद में हम बात करेंगे मानव विकास प्रतिवेदन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानव विकास प्रतिवेदन होता क्या है, इसको जारी कौन करता है। तो मानव विकास प्रतिवेदन जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। हर वर्ष मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया जाता है, और सबसे पहला जो मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया गया था वो 1990 में जारी किया गया था। इसमें इसको मानव विकास सूचकांक के नाम से जाना जाता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में इसको जाना जाता है। और इसमें देशों की 4 श्रेणियां बांटी जाती है, हर देश को अलग रैंक दी जाती है। इनमें सबसे पहले जो रैंक दी जाती है, सबसे ऊपर जिसको माना जाता है विकसित माना जाता है। दूसरा है विकासशील, और विकासशील में उच्च श्रेणी के। तीसरा है विकासशील, उसमें निम्न श्रेणी के। और चौथा है अविकसित। यानी सभी देशों को मानव विकास प्रतिवेदन के अंतर्गत 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, 3 सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। यानी HDI में मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत किन किन बिंदुओं का आधार माना जाता है। तो पहला है जीवन प्रत्याशा, यानी कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ और कितना लंबा जीवन जीता है। दूसरा शिक्षा सूचकांक, यानी शिक्षा का स्तर कैसा है। अब इसमें 2 भाग जोड़ दिए गए हैं। फिर आय सूचकांक, यानी व्यक्ति का जीवन स्तर क्या है। ये विधि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने बनाई थी, लेकिन इसका अनुमोदन कहें या इसको समर्थन कहें, ये दिया था भारतीय अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन ने। अब इस सूचकांक के अंतर्गत एक छोटा सा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन ये है कि 2010 के बाद में जो दूसरा सूचकांक है शिक्षा सूचकांक, इसके स्थान पर 2 उप सूचकांक जोड़े गए हैं। यानी शिक्षा सूचकांक को 2 भागों में बांट दिया गया है, और दोनों भाग हैं, पहला विद्यालय सूचकांक औसत वर्ष के रूप में, यानी प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 0 से लेकर 18 वर्ष तक की है, शिक्षा के लिए आवश्यक है, वो कितने वर्ष पढ़ाई करता है, यानी औसत वर्ष ज्ञात करना। और दूसरा वापस है विद्यालय सूचकांक, इसको कहते हैं प्रत्याशित वर्ष, यानी प्रत्याशा कितनी है। जैसे हर बच्चा या कोई भी बच्चा पूरा स्कूल एजुकेशन या पूरा एजुकेशन है वो कितने समय में कर लेगा, या वो करेगा या नहीं करेगा, इसको हम कहेंगे प्रत्याशा, यानी प्रत्याशित वर्ष। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 4 पक्ष सम्मिलित हैं। पहला समानता यानी समता, दूसरा सतत पोषणीय विकास, तीसरा उत्पादकता, और चौथा सशक्तिकरण। अब यहाँ अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक में, तो ये जारी हुआ था पिछले वर्ष 21 मार्च 2017 को। इसमें 188 देशों के लिए सूचकांक जारी किए गए थे। इसमें भारत का स्थान था 131वां, जबकि 2016 में भारत का स्थान था 130वां। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम नए विकास की अवधारणा यानी सतत विकास, संपोषणीय विकास का अध्ययन करेंगे।